ये कहानी है कासगंज में रहने वाले मोहन की, जो पेशे से एक साधारण लकड़हारा था। वह अपने परिवार के साथ उसी गांव के एक छोटे से कच्चे घर में बेहद सादगी और संघर्ष भरा जीवन बिता रहा था। हर दिन कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालना ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था। गरीबी थी, मुश्किलें थी, लेकिन अपने परिवार के चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने के लिए मोहन हर दर्द सहकर भी कभी हार नहीं मानता था। माँ जी, आपसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। दोपहर के 12 बजने वाले हैं और अभी तक खाना तक नहीं बनाया। आपको जरा भी शर्म नहीं आती? मैं कब से भूखी बैठी हूँ और आपको मेरी कोई चिंता ही नहीं है। सुबह से बस सोए जा रही हैं। घर में इतने सारे काम पड़े हैं, लेकिन आपको किसी चीज की फिक्र नहीं। आखिर मैं कब तक सब कुछ अकेले संभालती रहूं? अगर आपसे घर का काम नहीं होता तो कम से कम साफ साफ कह दीजिए। हर दिन इसी तरह की लापरवाही मैं कब तक सहती रहूंगी? अरे सुनीता, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि तुम अपने से बड़ी और घर की बुजुर्ग महिला से इस तरह ऊंची आवाज में बात करो? मैं काफी समय से तुम्हारा यह व्यवहार देख रहा हूँ और चुपचाप सहन कर रहा हूँ, लेकिन आज तुमने हद ही कर दी। तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुम पूरे समय उन्हें डांटती रहती हो? सुबह से लेकर शाम तक उन्हें किसी न किसी बात के लिए सुनाती रहती हो। कभी खाना देर से बनने पर, कभी काम ठीक से न होने पर, और कभी उनकी तबीयत खराब होने पर भी। आखिर वो भी इंसान है, कोई मशीन नहीं कि हर समय तुम्हारे हिसाब से काम करती रहे। तुमने कभी ध्यान से देखा है कि उनकी हालत कितनी कमजोर हो चुकी है? पहले वो पूरे घर का काम संभाल लेती थी, लेकिन अब उम्र बढ़ने के साथ उनके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही। उन्हें थोड़ा आराम और सहारे की जरूरत है, तुम्हारी डांट की नहीं। अगर आज वो खाना बनाने में देर कर रही थीं, तो तुम प्यार से भी पूछ सकती थीं कि उनकी तबीयत तो ठीक है, उन्हें किसी मदद की जरूरत तो नहीं। लेकिन तुमने आते ही उन पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। क्या यही परिवार होता है? क्या इसी तरह हम अपने घर के बड़ों का सम्मान करते हैं? तुम तो चुप ही रहो मोहन, तुमसे बात करना ही बेकार है। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ कि इस घर की हालत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती। तुम्हारी माँ से तो एक काम भी ढंग से नहीं होता। पूरे समय घर में बैठी रहती हैं, और जब काम करने का समय आता है तब उनकी तबीयत और कमजोरी की बातें शुरू हो जाती हैं। आखिर मैं भी क्या करूं? मैं अकेली इस घर की सारी जिम्मेदारी नहीं उठाने वाली। मैं साफ कह रही हूँ, मुझसे अब घर का काम नहीं होगा। ऊपर से तुम्हारी आमदनी इतनी कम है कि तुम मेरे लिए जरूरत की चीजें भी नहीं ला पाते। शादी को 1 साल हो गया, लेकिन आज तक तुम मेरे लिए एक ढंग की साड़ी तक नहीं ला सके। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मैं जब गांव की दूसरी औरतों को देखती हूँ तो वे कितने अच्छे कपड़े पहनकर घूमती हैं। उनके पास नए नए कपड़े और गहने हैं, और मैं देखो 1 साल से इसी एक साड़ी में गुजारा कर रही हूँ। मेरी भी इच्छाएं हैं, मेरी भी जरूरतें हैं। क्या तुम्हें कभी ये सोचकर बुरा नहीं लगता कि तुम्हारी पत्नी के पास अपनी पसंद का पहनने तक के लिए कुछ नहीं है? सुनीता, बस बहुत हो गया। मैं अब तुम्हारी हर बात चुपचाप सुनकर नजरअंदाज नहीं कर सकता। तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए मैं तुम्हारी परेशानियों को समझने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम मेरी माँ का इस तरह अपमान करती रहो। तुम कहती हो कि माँ से कोई काम नहीं होता और वो पूरे दिन बैठी रहती हैं, लेकिन क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि वो पहले कितनी मेहनत करती थी? जिस माँ को तुम आज कमजोर समझकर ताने दे रही हो, उसी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी इस घर और परिवार के लिए लगा दी। जब मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते थे, तब उन्होंने अपनी जरूरतें छोड़कर मेरे लिए कपड़े खरीदे। जब घर में खाने के लिए कम होता था, तब उन्होंने खुद कम खाकर मुझे खिलाया। उन्होंने कभी मुझसे शिकायत नहीं की कि उनके पास क्या नहीं है। आज उम्र बढ़ गई है, शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी इज्जत भी खत्म हो गई। वो मेरी माँ है। मोहन रोज रोज के इस घरेलू क्लेश से अंदर ही अंदर पूरी तरह परेशान हो चुका था। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि उसकी पत्नी उसकी बूढ़ी और कमजोर माँ से जरूरत से ज्यादा काम करवाती थी। वो अपनी माँ की हालत देखता तो उसका दिल बैठ जाता। आखिर वो माँ ही तो थी जिसने उसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था। उस दिन भी घर में हुए झगड़े के बाद मोहन काफी देर तक चुपचाप बैठा रहा। उसके मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था
कि आखिर अपने परिवार को कैसे संभाले और इस रोज रोज के झगड़े को कैसे खत्म करे। मोहन भी आखिरकार अपने काम पर निकल पड़ा। सुबह से उसने जो लकड़ियां इकट्ठी की थीं, उन्हें अपने कंधे पर लाद कर वह गांव की ओर चलने लगा। उसके मन में बस यही उम्मीद थी कि आज इन लकड़ियों को बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे, जिससे वह घर के लिए आटा, दाल, सब्जी और जरूरत का कुछ सामान खरीद सके। लेकिन रास्ते भर उसके कदम तो आगे बढ़ रहे थे, मगर उसका मन बार बार सुबह हुई लड़ाई की तरफ लौट जा रहा था। सुनीता के गुस्से भरे शब्द और अपनी माँ की खामोश आंखें उसे अंदर से परेशान कर रही थीं। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि घर में रोज रोज पैसों को लेकर झगड़ा होने लगा था और इन झगड़ों के बीच उसकी माँ की इज्जत भी नहीं रह गई थी। मोहन बाजार में पहुंच गया और वहां अपनी इकट्ठी की हुई लकड़ियों का गट्ठर लेकर बैठ गया। धूप काफी तेज थी, लेकिन मोहन के पास आराम करने का समय नहीं था। उसने दिन भर मेहनत करके एक एक लकड़ी इकट्ठी की थी और अब उसकी कोशिश थी कि सारी लकड़ियां बेचकर कुछ पैसे कमा सके। वह बाजार में खड़ा होकर राहगीरों और दुकानदारों से लकड़ियां खरीदने के लिए कह रहा था। धूप उसके सिर पर पड़ रही थी और पसीना लगातार बह रहा था, लेकिन मोहन बिना शिकायत किए वहीं खड़ा रहा। उसके मन में बस यही था कि अगर आज सारी लकड़ियां बिक गई तो घर के लिए जरूरी सामान जरूर ले जाएगा। उसे पता था कि इन लकड़ियों को इकट्ठा करने में उसने कितनी मेहनत की थी। सुबह से जंगल में घूमना, भारी लकड़ियां उठाना और उन्हें गट्ठर बनाकर गांव तक लाना उसके लिए आसान नहीं था। चलो, आज तो मेरी सारी लकड़ियां बिक गई। सुबह से जो मेहनत की थी उसका फल आखिर मिल ही गया। अब शाम भी होने को आ गई है। मुझे ज्यादा देर बाजार में नहीं रुकना चाहिए। घर पर माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। न जाने सुबह के बाद उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। उसकी तबीयत भी पहले जैसी नहीं रहती, इसलिए मुझे चिंता हो रही है कि कहीं वो अकेले किसी परेशानी में तो नहीं होगी। चलो, अब जल्दी से घर की तरफ निकलता हूँ। मोहन बाजार का काम खत्म करके अपने घर की तरफ चलने के लिए तैयार हो गया। शाम धीरे धीरे ढलने लगी थी और आसमान पर सूरज की रोशनी भी हल्की पड़ चुकी थी। हाथ में घर का जरूरी सामान लिए मोहन धीरे धीरे अपने घर की ओर कदम बढ़ाने लगा, लेकिन रास्ते भर उसके मन में सिर्फ अपनी माँ की चिंता चल रही थी। उसे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि पता नहीं माँ की तबीयत कैसी होगी। सुबह घर से निकलते समय जिस हालत में उसने माँ को देखा था, वो दृश्य उसके मन से निकल ही नहीं रहा था। वो अपनी चिंता में इतना डूबा हुआ था कि रास्ते की थकान भी उसे महसूस नहीं हो रही थी। सुबह से जंगल में मेहनत करने के बाद उसका शरीर पूरी तरह थक चुका था, लेकिन माँ का ख्याल आते ही उसके कदम अपने आप तेज होने लगे। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। सामने माँ की थकी हुई हालत देखकर उसके मन में एक अजीब सी बेबसी पैदा हो गई। वो जानता था कि उसकी माँ की हालत अच्छी नहीं है, फिर भी वो अपने परिवार के लिए लगातार मेहनत कर रही थी। मोहन की आंखें नम हो गईं। उसने अपने आंसू रोकते हुए खुद से कहा, माँ ने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, हमेशा मेरी जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखा। आज अगर मैं उनकी थोड़ी सी भी परेशानी कम नहीं कर सकता तो मेरी सारी मेहनत किस काम की। कुछ पल तक वो चुपचाप अपनी माँ को देखता रहा। उसके मन में अपनी माँ के लिए प्यार, चिंता और अपराध बोध तीनों उमड़ पड़े। उसे पहली बार इतनी गहराई से महसूस हुआ कि गरीबी ने सिर्फ उसके परिवार की जरूरतें ही नहीं छीनी थी, बल्कि उसकी माँ से उनका आराम भी छीन लिया था। मोहन ने धीरे से अपने कदम आगे बढ़ाए। वो अपनी माँ के पास जाना चाहता था, उन्हें रोकना चाहता था और कहना चाहता था कि अब उन्हें इतना काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस पल उसकी भावनाएं इतनी भारी थीं कि वो बस खड़ा होकर अपनी माँ को देखता रह गया। माँ, आप अभी तक काम ही कर रही हो। मैं सुबह जब घर से गया था तब भी आप काम कर रही थी, और अब देखो शाम होने को आ गई है, फिर भी आप रुकी नहीं। आपको अपनी सेहत का जरा भी ख्याल नहीं है क्या?
और अनीता कहाँ है माँ? वो आपकी मदद नहीं कर रही? आप इतनी कमजोर हो चुकी हो, फिर भी अकेले इतना सारा काम क्यों कर रही हो? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपको इस हालत में देखकर। माँ, आपको अब आराम करना चाहिए। आखिर आप भी इंसान हो, आपका शरीर भी थकता है। कब तक इसी तरह अपने शरीर को तकलीफ देती रहोगी? मैं जानता हूं कि आप हमेशा परिवार के लिए सोचती हो और कभी अपनी परेशानी किसी को नहीं बताती, लेकिन अब मुझे आपकी चिंता होती है। देखो, मैं बाहर दिन भर मेहनत करके आता हूं और जब घर पहुंचता हूं तो यही उम्मीद करता हूं कि माँ थोड़ी देर आराम कर रही होगी, लेकिन आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि आप मेरी गैर मौजूदगी में भी खुद को आराम नहीं देती। बेटा मोहन, तू इतना परेशान मत हो। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। बस घर के थोड़े बहुत काम बाकी थे, इसलिए उन्हें निपटा रही थी। तू सुबह से बाहर मेहनत करने गया था, इसलिए मैंने सोचा कि तेरे आने तक घर थोड़ा संभाल दूं। और अनीता की बात मत कर बेटा, वो अपने कमरे में होगी, उससे कुछ मत कहना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच फिर से कोई झगड़ा हो। घर में पहले ही रोज रोज की छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव रहता है। अगर मैं तुझे उसकी शिकायत करूंगी तो बात और बढ़ जाएगी। तू तो जानता ही है बेटा, मैं अब पहले जैसी ताकतवर नहीं रही। शरीर जल्दी थक जाता है और कभी कभी हाथ पैर भी जवाब देने लगते हैं। लेकिन जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं अपने घर के लिए थोड़ा बहुत काम कर ही सकती हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। तू सुबह से जंगल में मेहनत करता है, धूप में घूमता है, भारी लकड़ियाँ उठाता है और फिर उन्हें बेचने के लिए बाजार तक जाता है। तेरी हालत मैं अपनी आंखों से देखती हूँ बेटा। तेरे शरीर पर थकान साफ दिखाई देती है। ऐसे में मैं तुझसे कैसे कह दूं कि घर का काम भी तू ही कर? तू पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है। अब मोहन की जिंदगी में ये सब कुछ जैसे रोज का हिस्सा बन चुका था। सुबह होते ही वो अपने काम के लिए निकल जाता, दिन भर जंगल में मेहनत करता, लकड़ियां इकट्ठी करता और शाम को उन्हें बेचकर घर का जरूरी सामान लेकर वापस लौटता। लेकिन घर आते ही वही तनाव, वही छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़े और माँ की चिंता उसके सामने खड़ी हो जाती। दिन बीतते गए और धीरे धीरे कई महीने गुजर गए। मोहन हर दिन यही सोचता कि शायद आने वाला कल थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया। उसकी कमाई उतनी ही थी, घर की जरूरतें भी उतनी ही थी और परिवार की परेशानियां भी जैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी मोहन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मोहन उस दिन अपने घर के बाहर अपनी माँ के साथ खड़ा हुआ था। शाम का समय था और दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। माँ अपने बेटे को समझा रही थी कि वह अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करे और हर समय परिवार की चिंता में खुद को परेशान न किया करे। मोहन भी माँ की बातें ध्यान से सुन रहा था। काफी समय बाद उस शाम उसके चेहरे पर थोड़ी शांति दिखाई दे रही थी। तभी अचानक गांव की सुनसान गली से एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। अरे काका, आप कौन है? मैंने आपको पहले कभी हमारे गांव में नहीं देखा। इतनी शाम के वक्त आप हमारे घर के सामने कैसे आ गए? सब ठीक तो है ना? आप इस तरफ कैसे आ गए काका? हमारे गांव के इस हिस्से में तो बाहर का कोई आदमी बहुत कम ही आता है। अगर आपको किसी से मिलना था या किसी काम से यहाँ आना था तो आप सीधे हमारे घर के सामने क्यों आए? और एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, आपको हमारे घर का पता किसने बताया? आपने मेरे घर को कैसे पहचान लिया? यहाँ तो कोई ऐसा निशान भी नहीं है जिससे कोई बाहर का आदमी आसानी से हमारा घर ढूंढ सके। काका, आप बुरा मत मानना, लेकिन मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप हमारे लिए बिल्कुल अनजान हैं। मैं सुबह से बाहर काम पर था और अभी अभी घर लौटा हूँ। मेरी माँ भी घर पर थी। ऐसे में अचानक किसी अनजान बुजुर्ग को घर के सामने देखकर मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। अरे बेटा, घबराने की कोई बात नहीं। मैं कोई अनजान आदमी नहीं हूँ। मैं पास वाले गांव का सरपंच हूँ। शायद तुमने मुझे पहले ध्यान से नहीं देखा होगा, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में काफी समय से सुनता आ रहा हूँ। मुझे पता चला है कि तुम जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके उन्हें शहर में बेचते हो। तुम दिन रात मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारे घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं हो पाई है। तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे तुम्हारे ऊपर दया भी आती है और सम्मान भी। इसीलिए मैं आज तुम्हारे घर तक खुद चलकर आया हूं। दरअसल
मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम का प्रस्ताव है। काम थोड़ा बड़ा है और इसमें तुम्हें पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर तुम इसे ईमानदारी से करोगे तो तुम्हारी आमदनी पहले से काफी बेहतर हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि तुम तुरंत हाँ कर दो। पहले मेरी पूरी बात सुनो, फिर अपनी माँ और परिवार से सलाह करके फैसला करना। अगर तुम्हें लगे कि ये काम तुम्हारे लिए ठीक है, तभी इसे स्वीकार करना। अच्छा काका, अगर आप मेरे लिए कोई प्रस्ताव लेकर आए हैं और आपको लगता है कि उससे मेरी और मेरे परिवार की हालत सुधर सकती है, तो फिर आप मुझे पूरी बात बताइए। अब तो मेरे मन में भी उत्सुकता हो रही है कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जिसे सुनकर मेरी जिंदगी बदल सकती है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी मेहनत से पीछे हटना नहीं सीखा। सुबह से लेकर शाम तक जंगलों में भटकता हूँ, लकड़ियाँ इकट्ठी करता हूँ और फिर उन्हें बाजार में बेचकर किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता हूँ। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी घर की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो जाता है। मेरी सबसे बड़ी चिंता मेरी माँ है। उम्र हो चुकी है, शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा, फिर भी वो घर के काम करती रहती हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी माँ को आगे भी इसी तरह मेहनत करनी पड़े। मैं चाहता हूँ कि उनके जीवन में थोड़ा आराम आए और उन्हें किसी चीज की चिंता ना करनी पड़े। और मेरे घर में जो रोज रोज पैसों को लेकर परेशानियां होती हैं, मैं उन्हें भी खत्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी की जरूरतें भी पूरी हों और घर में हर छोटी सी चीज के लिए हमें किसी के सामने मजबूर ना होना पड़े। बेटा, मेरी बेटी की शादी 4 दिन बाद है और उसमें 4000 से ज्यादा मेहमान आने वाले हैं। इतने लोगों के लिए खाना बनाने वाले हलवाइयों को बहुत सारी लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम अगले 2-3 दिनों में मेरे लिए अच्छी और सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके दे दो। हलवाइयों का काम समय पर शुरू हो जाएगा और मेरी शादी की तैयारी भी पूरी हो जाएगी। बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत के हिसाब से अच्छे पैसे दूंगा। इससे तुम्हारे घर की आर्थिक परेशानी भी कुछ कम हो जाएगी और मेरा काम भी बन जाएगा। अगर तुम ये काम करने के लिए तैयार हो तो मुझे बता दो। समय कम है, इसलिए लकड़ियां समय पर पहुंचनी चाहिए। मैं तुम्हारी मेहनत का पूरा सम्मान करूंगा और तुम्हें मेहनताना भी अच्छा दूंगा। सोच लो बेटा, शायद यही मौका तुम्हारे लिए भी कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि आगे की जिंदगी के लिए एक नई शुरुआत बन जाए। अच्छा काका, तो आपकी बेटी की शादी है और इतने सारे मेहमानों के लिए खाना बनाने के लिए आपको लकड़ियों की जरूरत है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ये काम जरूर करूंगा। मैं अगले 2-3 दिनों में आपके लिए जितनी ज्यादा हो सके उतनी अच्छी और सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके लेकर आऊंगा, ताकि हलवाइयों को खाना बनाने में किसी तरह की परेशानी ना हो। सच कहूं काका, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मेरे बारे में सोचा और मुझे इतना बड़ा काम देने के लायक समझा। मेरे जैसे गरीब आदमी के लिए ये काम बहुत मायने रखता है। इससे मुझे अच्छी कमाई होगी और मैं अपने घर की कई जरूरतें पूरी कर पाऊंगा। मोहन ने घर पहुंचते ही अपनी पत्नी सुनीता को सरपंच से हुई सारी बातें बता दी। जैसे ही सुनीता को पता चला कि मोहन को इतना बड़ा काम मिला है और इसके बदले उसे अच्छे पैसे मिलने वाले हैं, उसके चेहरे पर भी खुशी दिखाई देने लगी। लेकिन इस खबर के साथ ही उसके मन में अपनी पुरानी गलतियों का एहसास भी होने लगा। उसे याद आया कि किस तरह वह छोटी छोटी बातों पर मोहन से झगड़ती थी और उसकी माँ को भी बार बार काम के लिए डांटती रहती थी। अब उसे अपनी गलती समझ आने लगी थी। उसे एहसास हुआ कि घर की परेशानियों और पैसों की कमी का गुस्सा उसे अपने ही परिवार पर नहीं निकालना चाहिए था। सुनीता ने मन ही मन सोचा कि अब वो अपनी सास के साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं करेगी और घर में शांति बनाए रखने की कोशिश करेगी। उसे उम्मीद थी कि इस काम से कुछ समय के लिए उनकी आर्थिक परेशानियां भी कम हो जाएंगी। मोहन, मुझे तुम्हारा काम देखकर बहुत खुशी हुई। तुमने जिस मेहनत और जिम्मेदारी के साथ ये काम पूरा किया है, वो सच में काबिले तारीफ है। तुमने समय पर अच्छी और सूखी लकड़ियां पहुंचाई, जिसकी वजह से हलवाइयों को खाना बनाने में किसी तरह की परेशानी नहीं हुई और शादी का काम भी समय पर पूरा हो गया। तुमने जो लकड़ियां दी थी, उनमें एक भी खराब लकड़ी नहीं थी। सभी लकड़ियां अच्छी और मजबूत थीं। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि तुमने सिर्फ अपना काम पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ मेरी मदद की।
मैंने तुमसे कहा था कि इस काम के बदले तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा, और अब तुम्हारी मेहनत का पूरा मेहनताना तुम्हारे हाथ में है। उम्मीद है कि इन पैसों से तुम्हारे घर की कुछ परेशानियां कम होंगी और तुम कुछ समय के लिए आराम से अपने परिवार का खर्च चला सकोगे। तुम जैसे मेहनती इंसान को आगे बढ़ने का मौका मिलना ही चाहिए। मेरी तरफ से तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में तुम्हारी जिंदगी भी धीरे धीरे बेहतर होगी और तुम्हारे घर में खुशियां लौटेंगी। काका, मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। आपने मुझे उस समय काम दिया जब मेरे परिवार को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आपकी वजह से मुझे अच्छी कमाई हुई और मेरे घर की हालत भी काफी सुधर गई। अब मुझे पहले की तरह हर समय पैसों की चिंता नहीं रहती। मैं अपने काम पर भी मन लगाकर मेहनत कर पाऊंगा और अपने परिवार की जरूरतें भी बेहतर तरीके से पूरी कर पाऊंगा। सबसे बड़ी खुशी तो इस बात की है कि अब मेरे घर में पहले जैसा रोज रोज का क्लेश नहीं होता। मेरी पत्नी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब वो मेरी माँ का सम्मान करती है। घर में झगड़ों की जगह खुशियां लौट आई हैं। माँ भी अब पहले से ज्यादा सुकून में रहती हैं। आपने सिर्फ मुझे काम ही नहीं दिया, बल्कि मेरे परिवार को एक नई शुरुआत का मौका दिया है। इसके लिए मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। और आपकी बेटी की शादी भी इतने अच्छे तरीके से हो गई, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। भगवान आपकी बेटी को हमेशा खुश रखे और उसके नए जीवन में सुख शांति बनाए रखे।